बिहार में मंडल पार्ट 2 की झलक दिखाई देने लगी है। जाति सर्वे की पूरी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने के बाद नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेल दिया है। नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण के मौजूदा दायरे को बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रख दिया है। जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर नीतीश सरकार ने आरक्षण में बदलाव करने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 43% किया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20% किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा 1% से बढ़ाकर 2% करने का प्लान है। नीतीश इसी सत्र में सभी बदलावों को लागू करना चाहते हैं। उन्होंने बातों बातों में अमित शाह को जवाब देते हुए केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग कर दी है। जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। तो केंद्र से बराबर न कहें शुरू से कि केंद्र को करा लेना चाहिए, जाति आधारित जनगणना कर ले। जाति सर्वे के मामले में बीजेपी कंफ्यूज दिख रही है। बिहार में बीजेपी ने सर्वे कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन अब वो इसमें कमियां निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातीय सर्वे का विरोध नहीं किया महोदय, हमेशा खुलकर समर्थन किया है। ये जातीय जनगणना की बात कहे थे, इस जाति में बेरोजगार कितना है महोदय, आपने रोजगार का बात तो कर दिया महोदय, बेरोजगारों की चर्चा क्यों नहीं किया महोदय? जाति सर्वे के मुताबिक बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% से ज्यादा है, जबकि इसी वर्ग के करीब 67% परिवार गरीब है। अब नीतीश कुमार इस सर्वे के आधार पर नीतियां बनाने की बात कह रहे हैं। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार ने जाति सर्वे के जरिए अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है? ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाकर नीतीश कुमार बड़े वर्ग को साध लेंगे? नीतीश के इस दाव का बीजेपी के पास कोई तोड़ है? क्या केंद्र सरकार पर देश भर में जातिगत जनगणना कराने का दबाव बढ़ेगा और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनेगा? बिहार में जाति सर्वे के जो आंकड़े रखे गए उसमें बहुत सारे आंकड़े आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, पढ़ाई लिखाई के हैं, परिवारों के हैं। उन आंकड़ों को देखेंगे आप तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, चौंक जाएंगे आप, जितना आपकी परसेप्शन थी वो टूट जाएंगे, क्योंकि वो आंकड़े बहुत ही भयावह हैं, खतरनाक आंकड़े हैं। उसके संदर्भ में हमको बात करनी है। दरअसल ये डिबेट दो हिस्सों की है या दो परसेप्शन पे या दो तरीके से की जा सकती है। जब ये खबर आई कि आज सब कुछ होगा तो हमको लगा कि एक राजनीतिक बहस इस पे होगी कि आरक्षण की वजह से सब कुछ किया जा रहा है, और वो किया भी, उन्होंने अनाउंस भी किया कि और बढ़ाते हैं इसको। लेकिन दूसरी एक है कि बिहार के स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, बिहार का स्टेटस चेक क्या है। वो बहुत चिंता वाली बात है पूरे देश के लिए, बिहारियों के लिए तो है ही है, पूरे देश के लिए, कि एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में हमारा परसेप्शन तब टूटता है जब हमको लगता है केवल 7% लोग वहाँ ग्रेजुएट हैं। 13 करोड़ 14 करोड़ की पॉपुलेशन में मात्र 10 लाख परिवार जिनकी आमदनी 50,000 से ऊपर होगी। ये एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़े हैं। मैं इस पर भी बातचीत करना चाहता हूँ, पर मैं परिचय कराता हूँ आपका। राजीव रंजन जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। अनिल यादव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनंजय गिरी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सतीश के सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, और संजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार। मैं राजीव रंजन जी से पहले मुखातिब होना चाहता हूँ। राजीव रंजन जी, थोड़ा वन ऑन वन हम आप लोग कर लेते हैं। ये बहुत ही मतलब मेरे लिए शॉकिंग आंकड़ा था, क्योंकि मैं बिजनेस का जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरे लिए आंकड़े देख के मैं चौंक गया कि अरे ये तो हमने कभी परसेप्शन में भी नहीं था। तो इसलिए वो आरक्षण की जरिए पॉलिटिक्स साधने वाले थोड़ा बाद में आएंगे बाकी में, लेकिन पहले मैं आप समझना चाहता हूँ। सर, ये आंकड़े आपने देखे हैं, राजीव जी देखे ही होंगे, कैसे लग रहे हैं आपको? थोड़ा शॉकिंग लगे आपको ये
कि 30-25 साल से आप लोगों की सरकार है सर, इंक्लूडिंग बीजेपी, वो भी कुछ समय तक उसमें रहे हैं, बट ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी है आज। नहीं, सबसे पहले कुछ समय के लिए बीजेपी नहीं रही है, काफी लंबे समय तक रही है, कुछ समय के लिए नहीं रही। नहीं चलिए, सारे समय वो रहे, सारे समय वो रहे, चलिए अब मैं आपको एक बात कहूँ। हाँ, देखिए, कमोबेश बिहार की जो मौजूदा स्थिति है, इसको लेकर के बहुत भ्रम नहीं होना चाहिए था। इसलिए कि जब ऑक्सफैम ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट के जरिए देश की जो बदरंग तस्वीर है वो सामने रखी, उसमें विकसित अविकसित दोनों ही तरह के राज्यों में जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं कि देश के वेल्थ में 1% लोगों के पास 40% से ज्यादा का एकाधिकार है। वहीं दूसरी तरफ जो 64% जीएसटी देने वाले लोग हैं, देश की जीएसटी में जिनका योगदान 64% है, वो बॉटम 50% के पास देश की संपत्ति का केवल 3% है। अब बिहार को जो भी राष्ट्रीय जो भी इंडेक्सेस बने हुए हैं, जिसमें राज्यों के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक जो स्तर को मापने के जो तरीके हैं, बिहार को काफी बेहतर स्थान पहले भी कभी नहीं मिला। और इसीलिए नीतीश कुमार जी ने किसी सच को दबाने की कोशिश नहीं की है। बिहार का सच क्या है और इस सच को समझकर योजनाओं का निर्धारण कैसे किया जाए जिससे ये गैर बराबरी कम हो सके, हम राष्ट्रीय मानकों के करीब पहुंच सके, और कई ऐसे मांग जो पूर्व में बिहार की ओर से किए जाते रहे, उन सबको समग्रता में देखिए। जब हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करते थे या करते हैं, जब हम टैक्स हॉलिडेज की बात करते हैं, जब हम ये सीडी रेशियो बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसके पीछे मकसद क्या था कि विरासत में हिंदुस्तान की आजादी के बाद इस राज्य को जो कुछ मिला वो हालात और बिगड़ते गए, इसलिए कि हर 5 वर्षीय योजना में बिहार के साथ बेन दर्जे का व्यवहार हुआ, चाहे सरकारें जिन अलायंसेस की भी बनी। ये निसंदेह नीतीश कुमार जी जब 2005 के आखिरी महीने में सत्ता में आए, उसके बाद आर्थिक महत्व के जो सवाल थे जिससे बिहार को बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए चाहे वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का सवाल हो या जो अन्य सवाल मैंने अभी जो मुद्दे रखे, उन सबको उन्होंने कहा। अब मैं आता हूं वर्तमान स्थिति को लेकर। जब आप एक तरफ देखेंगे कि 80 करोड़ लोगों को आप अनाज देने की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो देश की आबादी में ये शहर में 800, गांव में 800 रुपए प्रतिमाह कमाने वाले लोग गरीब हैं और 1000 रुपए से कम कमाने वाले लोग शहर में गरीब। तो फिर गरीबी के भयावह आंकड़े देश के पैमाने पर देखिए और बिहार को भी। राजीव जी, हमारा ये राजीव जी एक सर, मेरी आपकी बातचीत हो रही। देखिए, ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स ना हम लोग चीज़ों को बहुत डाइल्यूट करके इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें सिर्फ बिहार की बात करना चाहता हूँ। जो आंकड़े, आपके आंकड़े, ऐसा नहीं कि भाजपा वालों जी ने, मोदी जी ने आंकड़े जारी करवाए, या आप ही लोगों ने किए, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ईमानदारी से वो आंकड़े रखे हैं। देखिए सर, बिहार को लेकर के किसी के मन में ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे किया गया इसलिए वो परिणाम नहीं दे पा रहे। लेकिन जो आंकड़े हैं आप उनको देखिए, 6000 रुपये मासिक है, जिसको आप गरीब मान रहे होंगे, 34% उनका आंकड़ा है। 6 से 10,000 29% लोग हैं, 10 से 20,000 18% लोग हैं, 50,000 से ज़्यादा कमाने वाले केवल 3.9%। शिक्षा के भी नीतीश जी बात कर रहे थे कितनी हमने वहाँ साक्षरता बढ़ा ली, ग्रेजुएशन का नंबर केवल 7% है। सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्लियर करने वाले बच्चे, सबसे मेधावी बच्चे वहाँ से निकलते हैं, और ये स्थिति अगर वहाँ की है तो फिर ये सवाल पूछा जाएगा राजीव रंजन जी आपसे कि 25-30 साल से सामाजिक लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, तो ये क्या है? आप देखिए, सामाजिक लड़ाई खामियाजा देखिए, आप खामियाजा या जिसको भी जिस पर्सपेक्टिव में रखना चाहें, आप नाराज हो जाइए। भूमियार भी गरीब हो गया, ब्राह्मण भी गरीब हो गया, राजपूत भी गरीब हो गया, पठान खान सैयद भी गरीब हो गया। सर, तो मतलब क्या हुआ, क्या मुझे ये समझाइए आप। देखिए, मुझे ऐसा लगता है पहले मेरे पूरे जवाब को अगर आपने समझने की कोशिश की होती तो आपकी इतनी तल्ख टिप्पणी उस पर नहीं है। मैंने कहा, आंकड़ों को सार्वजनिक करके पारदर्शिता का परिचय नीतीश कुमार जी ने सामने दिया है, और आगे का रोड मैप क्या होगा वो भी देश के सामने उन्होंने रख दिया है। इसके साथ योजनाओं के निर्धारण में इनकी भूमिका क्या होगी, मैंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य क्यों रखा है। आप बहस नहीं करना चाहते हैं
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये आपका विशेषाधिकार है। जब भी मैं कहूंगा तो जिन सवालों पर हम अपनी बात रखते हैं, एक देश का हिस्सा है बिहार, जिस देश के 140 करोड़ लोगों की बदहाली को लेकर अगर ऑक्सफैम ने कोई रिपोर्ट रखी और उस पर अगर कोई चर्चा का संदर्भ अगर इस पूरे बहस में अगर मैंने रखा है, तो मुझे लगता है उसे ग्रेसफुली आपको भी सुनना चाहिए। ये तीखी तल्ख और तल्ख टिप्पणी का सवाल नहीं है। बिहार में अगर कुछ छिपाने की बात होती तो ये आंकड़े सार्वजनिक क्यों हो? ये पहल हमने की है, इसमें तो अड़ंगा डालने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोगों ने सार्वजनिक की है। और हमें पता है कि इन आंकड़ों के जानने के बाद इनके बेहतरी के लिए क्या करना है। उन्होंने आज फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जिक्र किया है कि एक देश को एक मानव के अंगों की तरह देखिए कि अगर कोई राज्य कमजोर होगा तो देश का एक अंग कमजोर होगा, एक अंग कमजोर होगा तो शरीर जैसे विकलांग होता है, वैसे ही देश के लिए भी एक मुश्किल स्थिति होती है अगर कई राज्य उसके जीडीपी में अपना पर्याप्त योगदान नहीं दे पाते हैं। अगर आबादी के 10% से ज्यादा हमारा योगदान है और हम जीडीपी में योगदान उसके अनुरूप नहीं कर पा रहे हैं, तो निसंदेह आपको सीडी रेशियो बेहतर करना होगा। आपको जी राजू सर, राजू सर देना होगा, आपको स्पेशल कैटेगरी। राजू सर क्या उपाय बताए नीतीश जी ने? जो कर सकती है नीतीश जी ने क्या उपाय बताए? मैं वही आपको बता रहा हूं कि आप भी ये जानते हैं कि एक बजट जब आप बनाते हैं उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या है? सेंट्रल असिस्टेंस है, राज्यों के आंतरिक संसाधन है और स्टेट बोरोइंग के जरिए संसाधन जुटाता है। इन 3 क्षेत्रों में बिहार ने अपने आंतरिक संसाधन के स्रोत बढ़ाए, तब ये बजट बिहार का 2 लाख करोड़ से ऊपर का ये बढ़ा। नहीं तो किसी जमाने में बिहार का सर मुझे बताइए ना, पिछले 25-30 सालों में कितना इन्वेस्टमेंट आप लेके आए, क्या प्रयास किया आपने वहां के लिए? मैंने वही तो आपको कहा। नहीं कहाँ बताया सर? नहीं, आप ये बता रहे हैं कि एक 50,000 करोड़ या जितने 1000 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज मिल जाए और हम 15% रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। ये दो के अलावा बताइए क्या वर्ड ही नहीं यूज किया है। तो स्पेशल असिस्टेंस क्या है? क्या है स्पेशल असिस्टेंस? क्या है कैटेगरी स्टेटस को? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ क्यों जरूरी है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। इसकी वजह जान लीजिए। इसकी वजह है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो 93 में बंद हुआ, लेकिन 53 से 93 के बीच का एक बड़ा समय टीटी के कृष्णमाचारी ने जिस समय उसको लागू किया था, बिहार उस समय में झारखंड के साथ था और बिहार के माइंस एंड मिनरल्स को सब्सिडाइज रेट पर महाराष्ट्र में भी लोग ले सकते हैं उसी रेट पर। सर मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। राजू जी मुझे बताइए ना, कितना इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने जनरेट किया, कितनी फैक्ट्रियां वहां आप लेके आए, ये सब बताइए ना सर। नहीं सुनना चाहते हैं? नहीं सब मैं सुन रहा हूँ, आप ही से बात कर रहा हूँ। आप हमको आजादी के बाद सब तक का सारा इतिहास गिना रहे हैं सर। अरे तो आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो हम लोग नहीं सुनना तो आप, मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दीजिए ना, वही तो मैं सुनूंगा। मैं तर्कसंगत जवाब दे रहा हूँ कि फ्रेट इक्वलाइजेशन की वजह से बिहार को जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का लाभ मिल सकता था वो नहीं हुआ, इसलिए कि हमारे यहाँ माइंस एंड मिनरल्स पर्याप्त थे, हमारे यहाँ सस्ती मजदूरी थी उपलब्ध। इसके बाद भी इंडस्ट्रीज यहाँ से सर नहीं राजू जी गलत कॉन्टेक्स्ट में मत रखिए सर। आप बहुत सीनियर आदमी है सर। आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ तेलंगाना से तो ज्यादातर रिसोर्सेज आंध्र की तरफ गए सर। तेलंगाना ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। प्लीज आपको मैं ये अधिकार नहीं दे सकता हूँ कि आप मेरी पूरी बात को आप इस तरह से खारिज कीजिए और अनुपयुक्त टिप्पणी। नहीं मैं अनुपयुक्त टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे सवाल की सीधी टिप्पणी कर रहा हूं। राजीव रंजन जी देखिए, फैक्चुअली करेक्ट अगर नहीं है कोई बात नहीं मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं ना फैक्चुअली करेक्ट कि आप हर चीज का एक हमको ये बता रहे हैं कि ये किस लिए नहीं हो पाया, क्यों कर पाते हम कोई चीज वो नहीं बता रहे हैं आप। हर एक का एक बहाना है कि सब इसलिए नहीं हो पाया, ये इसलिए नहीं हो पाया, ये इसलिए नहीं हो पाया। अरे शिक्षा ही बढ़ा लेते सर, ग्रेजुएटी ज्यादा कर लेते हैं, उसमें कौन सा स्पेशल असिस्टेंस चाहिए? रुकिए सर। अच्छा आपसे हमारी काफी बातचीत है, दूसरे मेहमानों को भी ले ले साथ में। ठीक जी दूसरे मेहमानों को ले लेते हैं साथ में। अनिल यादव जी पार्टनर हैं आप आजकल इनके? जी इंडिया अलायंस में आज़ादी के बाद से दोष दे रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया बिहार के लिए, आप भी जिम्मेदार हैं इसके लिए?
देखिए, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लगातार उसके लिए काम किया जाता है। और कोई भी सरकार हो, मैं कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी सरकार ऐसी हुई जिसने बिहार को पीछे छोड़ने का काम किया। सबने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी अपनी समझ के हिसाब से निरंतर प्रयास किया। लेकिन सवाल उठता है ये कि जो दोहरा चरित्र है, जब केंद्र सरकार बिहार के साथ करती है तो निश्चित तौर पर परेशानी होती है। भाई, जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम कितना करोड़ चाहिए। मोदी जी का आपने वो भाषण तो देखा होगा जिसमें वो छाती पीट पीट के कितना करोड़ चाहिए, 10 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ और तमाम तरह के वादे किए। लेकिन उनकी उस चुनाव में वो उनकी सरकार नहीं बनी, तो उसके बाद उन्होंने कोई पैकेज नहीं दिया। कई बार हमारी सरकारों ने इनसे बात की, इनसे कहा कि भाई हमें बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, वो नहीं दिया गया। आप भी वही तर्क दे रहे हैं जो भी राजीव दे रहे थे। वो कह रहे हैं कि आजादी के बाद से भेदभाव किया आपने। हो सकता है तब आप उस पार्टी में न रहे। इसका नहीं है कि किसने क्या नहीं, बात उसी का है सर, बात उसी का है। मान लिया मौजूदा सरकार ने अन्याय किया, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। आप बच गए क्या? सरकार से पूछिए ना कि उन्होंने क्या किया पिछले 10 साल में। सर अभी पूछते हैं, एक मिनट सर, बैठे हुए अभी पूछते हैं, उनसे पूछते हैं। आप मौजूदा सरकार से भी अरे राजीव रंजन जी, वो प्रवक्ता बैठे भी, उनके पास जाकर मैं उनसे भी पूछूंगा। पहले आप लोगों से तो पूछ लूं, आप ही का आंकड़ा पहले आपसे पूछूंगा। अभी बैठे हुए बीजेपी वाले, उनसे पूछता हूं मैं। बताइए साहब। देखिए, सरकार की कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, सरकार की जिम्मेदारी तो एक आइडियल सिचुएशन की बनाने की होती है, लेकिन आइडियल सिचुएशन नहीं बन पाती। उसलिए आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि भाई आइडियल सिचुएशन क्यों नहीं बनी। उसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अब पिछले 10 साल से क्या प्रयास किया? अच्छा प्रयास बताइए अनिल जी, 3 प्रयास गिनाइए। अनिल जी 3 प्रयास बताइए, 3 प्रयास बताइए। भाई, आप मुझे ये बताइए, आज अभी जैसे ही सरकार आई है इंडिया गठबंधन की, इतनी नौकरियां क्यों नहीं? अब से पहले जब भाजपा की सरकार थी तब तो नहीं मिल पाई थी इतनी नौकरियां। अब तुरंत एकदम से कैसे तेजस्वी जी ने सरकारी नौकरियां देने से भर्ती करा दी है, सरकारी तो काम तो हो ही रहा है। अनिल जी सुन लो ना सर, सरकारी नौकरियां देने से पर कैपिटा बढ़ेगा आपका, ये आप बता रहे हो मुझे? नौकरियां मत दिलाइए सर। अरे राजू जी प्लीज सर, मतलब सीरियस बहस है। अगर आप क्या चाहते हैं कि भाई भाजपा की तरह सारी की सारी चीजें अडानी को दे दें, पर कैपिटा बढ़ा दें कि अडानी जी का सिर्फ एकमात्र जीडीपी देश का बढ़ जाए लेकिन पर कैपिटा इनकम ना बढ़े, तो भी तो कुछ नहीं होने वाला। कैसे बढ़ाएंगे ना? सचिवालय में नौकरी दे करके अगर राज्य का विकास हो जाए तो दे दीजिए सबको। विकास या तो प्रश्न नहीं समझ रहा है या उससे कन्नी काट रहे हैं। सुनिए वाजपेयी जी, विकास एक एंगल से नहीं होता, विकास एक एंगल से नहीं होता। रोजगार भी विकास है, अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल रही है तो वो भी विकास है, अस्पताल बन रहे हैं तो भी वो भी विकास है, शिक्षा के संस्थान खुल रहे हैं वो भी विकास है। तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट। राजू जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज बिहार की दशा है और उसको सुनने की बजाय एंकर पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। मैं ये सवाल 50 बार पूछूंगा कि बिहार की ये दशा क्यों है। मैं और किससे पूछूं? मैं अभी सतीश जी से पूछूंगा कि इसके जिम्मेदार सतीश जी और संजय जी हैं क्या? आप 3 लोग बैठे हैं यहाँ पार्टी के, आप जिम्मेदार नहीं है। सतीश जी जिम्मेदार है क्या? मैं जिम्मेदार हूँ बिहार की स्थिति के लिए। धनंजय जी बताइए कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप भी सरकार चला चुके हैं वहां पे। सोचिए जरा, 7% लोग ग्रेजुएट है, स्थिति क्या है वहां की? मैं सवाल पूछूंगा आपसे। बताइए, रुकिए सर, धनंजय जी बताइए। आप कुछ नहीं किया आप लोगों ने, किसी ने कुछ नहीं किया। वाजपेयी जी में अब सुनिए सर, सुनिए इनका जवाब जिन पे आरोप है। वाजपेयी जी मैंने बहुत धैर्य से आपको और अपने को पैनलिस्टों को सुना है और अपेक्षा यही रखता हूं कि धैर्य से मुझे भी सुना जाएगा। सरकार ने जो आज डाटा जारी किया है वो बेबस, बेरंग, बेनूर बिहार और बेबस और मजदूर और मजबूर बिहार की तस्वीर सामने लाता है। ये नीतीश कुमार की नाकामियों का नजराना है जो बिहार के पटल पर वो आप भी उनके साथ सरकार में थे महाराज। 10 साल मैं बता रहा हूं, मैं उसी बात मुद्दे पे आ रहा हूं। प्लीज वेट। कर्पूरी ठाकुर के बाद 10 साल कांग्रेस और उसके बाद लालू प्रसाद यादव और उसके बाद नीतीश कुमार सरकार के मुखिया, यही लगातार रहे हैं और हम सरकार में सहयोगी की भूमिका में रहे हैं। ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार रहे। बिहार का जो बजट है 2,61,000 करोड़ का है, जिसमें मात्र 32,000 करोड़ की मेयर सी छोटी सी भूमिका बिहार सरकार की रही है। बिहार सरकार ने कभी उसको बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जो आप कल कारखाने की बात पूछ रहे थे, कभी कोई प्रयास ऐसा हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि 1400 करोड़ के पुल 2 बार पुल की तरह बह गए। नीतीश कुमार की सरकार में सिर्फ लिपापोती, डेंट पेंट का काम हुआ है। नीतीश कुमार ने जो आज सामने प्रस्तुत किया है ये बिहार की तस्दीक करता है। पहले आप भी सरकार में थे महाराज धनंजय जी, बिल्कुल हम इस बात से इनकार तो नहीं क्यों करते उस समय क्यों आप इनके साथ में थे अगर इतनी कमियां दिख रही थी तो?
आप भी उसमें शामिल थे ना डेंट पेंट कराने में। पुल एक दिन में थोड़ी बना था जो गिरा है। कंप्लीट हो जाए वाजपेयी जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। सरकार के मुखिया नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार कल भी ड्राइविंग सीट पर थे और आज भी ड्राइविंग सीट पर हैं। और हमने नीतीश कुमार का साथ इसलिए दिया था कि आपको याद होगा बिहार का वो मंजर, जब दिन दहाड़े अपहरण एक उद्योग हुआ करता था, गोलियां चलती थी, और नीतीश कुमार भी पिछले चुनाव तक में जनता के बीच में यही कहा करते थे कि वो दिन याद है ना, वो जंगल राज याद है ना, वो आपराधिक राज याद है ना। ये अलग बात है कि जिसने बिहार की थाती लूटी उसी की गोदी में। धनंजय जी, अच्छा एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। धनंजय जी आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको लगता था कि बिहार जी, अरे सुनो ना भाई, सवाल सुनो, बिहार जी के मुखिया नीतीश जी थे और आप उनकी 20 कमियां गिना रहे हो, तो आप मुझे वो प्रयास बताइए जिस दिन भाजपा ने कहा कि मैं इनके साथ सरकार में नहीं रहूंगा। आप तो लपक के सरकार बनाते थे उनके साथ, अब आप दोस्त मत रहे, वो नहीं ड्राइविंग सीट पे थे। उसका कारण भी मैंने आपको बताया। क्या कारण बताया आपने? कारण भी मैंने आपको बताया कि ये कोर्ट ने कहा था, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि सीम सीट से जंगल राज इन बिहार, और बिहार में जान के लाले थे। शाम को लोग घर से नहीं निकल पाते थे, अपहरण का उद्योग हुआ करता था, अपराधियों की सरकार हुआ करती थी, अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था। आज भी जब आरजेडी की सरकार इनके साथ बनी और उसके मंत्री बने, तो मंत्री कानून मंत्री ओथ लेते ही फरार हो गया। दूसरी बात, 10 नाखून निकालने वाले जरूर जाइए। अब मैं इस वाले चक्कर में नहीं जाना चाहता। मेरे पहले कहा था ना कि एक विषय बड़ा गंभीर है सर। धनंजय जी, आप तीनों जो पार्टी के नेता वहाँ सरकार बारी बारी चला चुके हैं, मिल के चला चुके हैं, अलग अलग चला चुके हैं। प्लीज़ थोड़ा सोचिए, जो लोग सुन रहे होंगे वो आपके स्टेट के ही होंगे या देश के होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे कि हम क्या सवाल पूछे, उसका क्या जवाब दे रहे हैं। सतीश जी आप भी बिहार के ही हैं, संजय जी आप भी शायद, सतीश जी। अरे भाई धनंजय जी, अब मैं देख लिया आपने कितना निकाला बिहार को। सतीश जी से पूछ ले। सतीश जी आप जिम्मेदार हैं इसके लिए? हो सकता है, हो सकता है। मैं नहीं मानता कि सबकी जिम्मेवारी है, हो सकता है, लेकिन हमारी ऐसे पूछेगा तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम लोग तो त्रस्त होके वहां से भागे थे, है कि नहीं। आज पता नहीं वो रोजगार और पलायन का कोई उसमें डेटा आया है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं। मैं मानता हूं जो आज जो आया है वो बिहार का व्हाइट पेपर है, और नीतीश जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने 18, 20, 25 साल के जो अचीवमेंट्स हैं या जो एकदम जो उनका परफॉर्मेंस है उसका व्हाइट पेपर रख दिया है। दरअसल बिहार की पिछड़ेपन की, वहां हम पिछड़ों में ही, जो पिछड़े राज्य में ही पिछड़ों में जो है पिछड़ा खोद रहे हैं। ये देख लीजिए, पिछड़ा शब्द बड़ा प्रामाणिक है। दरअसल बिहार के लोगों ने, बिहार के नेताओं ने बहुत लंबे समय से जाति के चश्मे से ही विकास को देखा। तो आरोप ये भी लगता था क्या विकास का होगा भाई, कोई जरूरतें नहीं है, बाकी सब ले जाएगा, विकास करने की क्या जरूरत है, पिछड़ा सब तो पिछड़ा ही रहेगा, तो विकास की कोई जरूरत। ये भी सेंस चला है वहां। शायद अब जो है व्हाइट पेपर आ गया है तो अब स्थिति पता लग गई है। और आपने एक मार्क किया होगा कि इस रिपोर्ट में एक और चीज है, तो आपने चर्चा भी की कि वहां सब गरीब ही निकले हैं, कोई ज्यादा और कोई ये नहीं है कि नहीं। अगड़ों में भी इतनी ही गरीबी है, लेकिन बड़ी चतुराई से, और मैं मानता हूं अच्छा भी है कि अगड़ों में भी उन्होंने रिजर्वेशन जो मिलता है उसको भी बढ़ाने की बात की। लेकिन क्या रिजर्वेशन से सारा कुछ हो जाता है इस देश में? तो अब तक तो ये देश अमेरिका और चाइना को टप जाता। सरकारें छोटी होती जा रही हैं और आप कहते हो कि हम सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, है ना। एक टीचर को नौकरी देने के लिए अभी नीतीश जी की सरकार मतलब ऐसे ऐसे नियुक्ति पत्र बांट रही है, और अगर वहां के नेताओं की आप बोली सुन लें तो आपको लगेगा कि अब तक तो पिछले 5 साल में ही करीब 50 लाख नौकरियां मिलता, जिनकी लैंग्वेज पर आ जाए तो स्थिति दूसरी है वहां पे। हमको नहीं लगता है, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसका ये करता हूं कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो अभी देश में चल रही है उस पर प्रश्न हो सकता है और होना भी चाहिए। समेकित विकास का नहीं है, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, ये बात भी सच है। लेकिन क्या है कि इकोनॉमिक पॉलिसी में परिवर्तन की बात करनी चाहिए। वहां पर राजीव जी थोड़ा सा आंशिक रूप से सही भी है, लेकिन दूसरे पर ठीकरा फोड़ना कोई बात नहीं होती। नीतीश जी को मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूं, मैंने उनके साथ एक मंच पे कहा था कि नीतीश जी अभी आपने इतना कर दिया, आप उसका रिकॉर्डिंग निकाल कर देख सकते हैं
आप स्टेज 2 में जाइए। इसी स्टेट्स में से उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे बीमारू स्टेट कहे जाने वाले स्टेट आज अब कहां से कहां हैं। वो क्या हुआ जो बिहार में नहीं हुआ? क्योंकि जाति के चश्मे में हमने ये सोचा कि बस वही तक हो गया। तो अभी भी लगाया गया ना, कैबिनेट ने फैसला ले लिया है, तो चश्मा तो अभी भी वही विकास का फार्मूला की आरक्षण बढ़ाया जाए। तो आप कर लीजिए, क्या है कि आप क्या कर लीजिएगा? अगर 5 नौकरी में आप 5 दे दीजिए गरीब को, पिछड़े को, क्या भला हो जाएगा उससे? 5 ही नौकरी है ना, नौकरी कहाँ है? नौकरी है कहाँ? ये बता देना हमें, कोई बता दे क्या नौकरी है। नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि हालात बिहार के ऐसे हैं कि अगर संविधान में प्रावधान रहता तो एक पर्टिकुलर स्टेट में इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाने की। अरे कमेंट क्योंकि वो सामाजिक दृष्टि से भी, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से भी वो ओवर एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक से ज्यादा बड़ा बात बोल रहा हूं। जब आप कह रहे हैं पढ़ेगा काय के लिए, 7% आपने ग्रेजुएट बताया ना भाई, काय पढ़ेगा? नौकरी मिलेगी ही नहीं तो पढ़ेगा काय के लिए, नंबर 1। और पढ़ने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, कहां से पढ़ेगा वहां का लोग? आप इकोनॉमिक पॉलिसी जो है मौजूदा में, उसमें जो है आप वोट निकाल सकते हैं। एक राय मैं संजय जी के लिए लूं, उसके बाद फिर राजीव रंजन से जवाब पर रोजगार पैदा करना खड़े कर दिए हैं। अब जिन चीजों से आप करिए, ये इकोनॉमिक, ये क्या सोचते हैं कि जातिगत आरक्षण दे देने से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है? ये बिल्कुल नहीं होता है, सब बेईमानी हो चुका है। संजय जी एक मिनट रुकिएगा सर। संजय जी, क्या जो स्थिति है, मैंने कहा था ना शुरू में कि ये डिबेट 2 हिस्सों की है, कि एक तो ये जाति जनगणना या सर्वे कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उससे क्या लाभ हासिल होने वाला है? जैसे सतीश जी कह रहे हैं कि ये कोई फार्मूला है क्या विकास का कि आप जाति आरक्षण बढ़ाएंगे तो विकास होने लगेगा? क्योंकि ये आंकड़े नहीं आते तो शायद हम लोग उसी तरफ डिबेट करते रहते, लेकिन ये आंकड़े देख के तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जी देखिए, 3-4 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि आज के जो आंकड़े आए हैं और जैसा ये माना जा रहा था उसके विपरीत है कि अपर कास्ट, एक जो अब सामान्य जिसको वर्ग कहते हैं, एक अपर कास्ट वो कहते हैं, जिसमें 4 जातियां हैं, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और एक और सॉरी, तो ये 4 जातियां मिल करके आपका वो होती है, जिसमें 25%, 26%, 25.9% इस सर्वे के हिसाब से गरीब है। और गरीब टोटल कितना है? 33% है। तो गरीब यहाँ भी उतने ही हैं जितने बाकी जगह, क्योंकि अनुसूचित जनजाति में अगर 49% गरीबी की बात की जा रही है तो उनकी आबादी 1.7% मतलब सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है। दूसरी चीज अगर देखिएगा, 33 साल से लालू जी, राबड़ी जी, नीतीश जी का राज बिहार में है, इन्हीं लोग का राज है, मतलब 3.5 दशक हो गए। तो इसलिए ये जो भी आंकड़े हैं ये उनके काम करने पे रिफ्लेक्शन है कि किस तरह का वहाँ काम हुआ है और किस तरह की कार्यप्रणाली है, और वहां से आगे आने का अभी तक का एकमात्र फॉर्मूला यही लग रहा है, कास्ट रिजर्वेशन। मतलब इसके आगे सोल्यूशन की कोई बात नहीं की जा रही है। एक स्पेशल स्टेटस कैटेगरी की बात वो राजीव रंजन जी ने कही, जेडीयू के तमाम लोग इस चीज को कहते रहे, लेकिन वो कहीं उसकी कोई संवैधानिक प्रक्रिया बिहार में मिलने की है ही नहीं, या बाकी कोई गुंजाइश है नहीं, तो किसी भी डिबेट को डाइग्रेस करने का होता है। अब जरा कास्ट सेंसस पे अभी आज का जो सर्वे आया है उस पे ले लीजिए। हम बैकवर्ड की बात करते हैं, बैकवर्ड कास्ट की बात, जो मैंने जितना पढ़ा है, कोई मुझे करेक्ट करे, राजीव जी करेक्ट करें या आरजेडी के जो प्रवक्ता है वो करेक्ट करें, उसमें टोटल जो जातीय, जो टोटल गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो 6 लाख करीब जो है वो टोटल ओबीसी में है, और उसमें से 50% करीब सिर्फ यादवों के पास है। क्या इस पे चर्चा होनी चाहिए? भी बहुत कहा जा रहा था कि जाति जनगणना के हिसाब से सब कुछ होगा। पहले तो ये चर्चा हो जाए कि 50% जो ओबीसी में जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, वो यादवों के पास क्यों है? बाकी सभी लोगों की वो बताई गई जितना मैंने पढ़ा, और जो कुर्मी और कोयरी की भी लगभग 4% की भागीदारी है उनके कास्ट के संख्या के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब्स, विच इज एज हाई एज, मतलब ये 4 जो सामान्य कास्ट कहे जा रहे हैं, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, और तो उसके वो बराबर है। अगर मान लीजिए कि ब्राह्मणों के बराबर है, कायस्थ के बराबर है, भूमिहार के बराबर है, तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है
कि जो वहां तक पहुंच जाएगा उसको ओबीसी से निकाल करके सामान्य कास्ट में डाल दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि उनका जो बाकी लोग का जितना भूमिहारों का बताया गया कि इतने पिछड़े हैं, मैंने अभी तक ये नहीं देखा है कहीं, जितना भी मैंने सर्वे के आज की जो बताई गई, कि उसमें यादव की संख्या क्या है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, क्योंकि वो रूलिंग कास्ट वो बिहार में काफी समय से, और कुर्मियों की आर्थिक स्थिति क्या है, पहले इन दोनों का हिसाब हो जाए, उसके बाद ओबीसी के बाकी लोगों का हिसाब। डेटा शायद 14% के आसपास है और वो 1-1.5% के आसपास जॉब में है। देखिए है ना अनिल जी, यही है ना, उनके पास नौकरियां हैं, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। अरे बोले नहीं, वो यही है, बिल्कुल कुछ भी बोले चले जा रहे हैं भाई। वो नहीं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सारा 50% आप बता रहे हैं कि भाई यादवों ने ले लिया। अरे इन्होंने ये नहीं कहा भाई, यार आप गलत मत सुनिए। इन्होंने कहा कितने हैं ये सर्वे में, 14% है, उसमें 1.5% शायद नौकरी है। यही है ना आंकड़ा आपका? नहीं, आप ना, अगर आपको सिर्फ ये, अगर आपको पिछड़ों से इतनी दिक्कत है तो कह दीजिए भाई देश भगा दीजिए कहीं पे पिछड़ों को। अगर आपको कुर्मियों से, कुशवाहा से सबसे दिक्कत है तो बस रहने दीजिए, किस बात की डिबेट है? एक बार भी इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है भाई। आज तो आंकड़े सामने आ गए हैं। आप लगातार कहते हैं कि भाई कुर्मी, कुशवाहा, यादव आपका ओबीसी में सबका अधिकार खा रहे हैं। आज आंकड़े आ गए, पता चल गया कि 22% आबादी में होने के बाद कुल 6% नौकरियों में है, तो बाकी अधिकार तो उन्हीं का खाया जा रहा है। जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं 6,20,000 टोटल ओबीसी के लोग जॉब में हैं, जिसमें 2,92,000 यादव है। क्या गलत है? अगर गलत है जी संजय जी रुकिएगा, छोटा रखते हैं। राजीव रंजन जी, सतीश जी ने भी सवाल उठाया कि आरक्षण से कैसे काम बनेगा, इसका जवाब दीजिए। संजय जी रुकिए थोड़ा। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, आरक्षण। संजय जी रुकिए जरा, राजीव रंजन जी से जवाब लेते हैं। हाँ बोलिए राजीव जी। आरक्षण गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए एक बड़ा औजार है। संविधान निर्माताओं ने भी कुछ सोच करके ही आरक्षण का प्रावधान किया था। सतीश जी बुद्धिजीवी हैं, संजय जी भी अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन मेरी समझ से सैद्धांतिक तौर पर आरक्षण की अवधारणा को नकारना ये समझ से परे है। कोई जिम्मेदार व्यक्ति जिसका भारत के संविधान में यकीन है, वो आरक्षण के खिलाफ बात नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि आरक्षण से हासिल क्या करना है, ये सरकारों के विल पावर पर निर्भर करेगा, और केंद्र राज्य के जो संबंध है, उन संबंधों में राजनीतिक आधार पर विभेदीकरण की जो परंपरा है, उससे बच करके केंद्र अगर पिछड़े राज्यों की मदद करता है, और मदद इसलिए करना चाहिए कि राज्य, इस पूरी व्यवस्था में राज्यों के आंतरिक संसाधन सीमित है। जो भी केंद्र के पास राजस्व जुटाने के लिए, चाहे वो सेंट्रल टैक्सेज है, तो हम हिस्सेदारी बढ़ाने की बात क्यों करते हैं कि जब भी राज्य की हिस्सेदारी है, आप कई बार आप डिबेट्स में देख चुके हैं कि हम लोगों ने राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात की थी कि 50% उसको किया जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए कहे जाते हैं कि हम अपने संसाधन पर पूरी तरह से एक राज्य का विकास नहीं कर सकते हैं। केंद्र हमारे लोगों की गाढ़ी मेहनत की कमाई बतौर टैक्स वसूले या जिन चीजों पर उनका अधिकार है, उन तमाम तरीके से संसाधन उनके पास अगर हैं, तो उनका जो उसका वितरण होना चाहिए वो ईमानदार वितरण होना चाहिए। उसमें द्वैम दर्जे का व्यवहार राज्यों के साथ नहीं होना चाहिए जी। और ये कई बार ऐसे सवाल उठे, चाहे ये सूखे के समय में हो, बाढ़ के समय हो, या नियमित जो पंचवर्षीय योजनाओं के दौर में पिछली सरकारों के समक्ष भी हम लोगों ने ये बात कही। आपने उस समय कहा ये गैर जरूरी है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का जिक्र करना, या लेकिन चाहे वो क्रेडिट, ये टैक्स हॉलीडेज का सवाल हो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से राज्य में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगा, राज्य में रोजगार बढ़ेंगे, और नौकरियां अगर आप संभव है दे सकते हैं तो जरूर देना चाहिए। और कम से कम झूठे वायदे करने वाले लोग 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, तो 20 करोड़ नौकरियों का बैकलॉग है प्रधानमंत्री जी के साथ। अब उन्होंने सीधे अपना तरीका बदल दिया, वो गरीबों की बात करने लगे, लेकिन नौकरियां कहाँ से? राजीव जी जवाब ले लें। तो सवाल ये है कि कथनी और करनी में आरक्षण विरोधी हैं आप। ये बहुत पॉइंटेड सवाल पर सवाल पहले सतीश जी पहले सवाल मैंने ऐसा नहीं कहा। आप
उसमें जितने हार्श तरीके से आप रख सकते हैं। अच्छा, मैं सॉफ्ट कर देता हूँ, आपको इजाजत नहीं रंजन जी रुकिए ना आप प्लीज, सवाल तो मुझे पूछने दीजिए। सवाल तो मैं पूछूंगा ना सर, आप सवाल थोड़ी पूछोगे सतीश जी से। सतीश जी उन्होंने कहा कि आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई विवेकशील आदमी विरोध करेगा जी, सॉफ्ट लैंग्वेज में बोल दिया मैंने। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो रेवेन्यू का वितरण है उसकी वजह से विकास बाधित हो गया है। आप जवाब दीजिए। मुझको कह रहे हैं सतीश जी बोलिए सर। सर अनम्यूट करिए, आपका म्यूट पे चला गया शायद। आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ रही, बोलिए सर। सतीश जी मैं ये पूछ रहा हूं, सवाल सुन रहे हैं आप मेरा? मैं सुन रहा हूं। तो राजीव जी ये कह रहे हैं कि सतीश जी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ये कोई विवेकमान व्यक्ति नहीं करेगा। आप तो मैंने उसको क्या कहा, आरक्षण विरोधी, उन्होंने कहा इतना हार्श मत बोलो, मैंने कहा सॉफ्ट कर देता हूँ। बात वही, मतलब वही, चाहे जैसे बोल लो आप ये ने कहा ना कि आरक्षण से कैसे विकास होगा, तो उस पर उनका जवाब था। दूसरा उनका ये कहना है कि रेवेन्यू का वितरण ठीक नहीं है, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा, इकोसिस्टम नहीं बन पा रहा है। इकोसिस्टम खाली पैसे से बनता तो बहुत सारे राज्यों का विकास हो जाता, उसके लिए इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। इंडस्ट्रीज कभी ये नहीं देखता है कि वहाँ कितना टैक्स हॉलीडे मुझे मिल रहा है इसलिए मैं वहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा, वो इकोसिस्टम क्या आपने दिया इस पर फैक्ट्री लगाता है। सतीश जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और कभी भी मैंने ये नहीं कहा, देखिए आरक्षण एक पर्याय विकास का नहीं हो सकता। और जब संविधान बना था तो उसके संविधान बनाने वाले ने भी 10 साल के लिए ही बोला था आरक्षण, है कि नहीं? लेकिन अनफॉर्चुनेटली आरक्षण ही जो है राजनीति के दृष्टि से सब लोग उसी पे आ गए। अब तो बीजेपी भी आ गई, वो तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करती थी। तो ठीक है, आरक्षण के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आरक्षण भी निरर्थक हो जाता है जब आप तीव्रतर विकास करते हैं और चौतरफा विकास करते हैं। आप कितनी नौकरी सरकार ने दे दी भाई, कह रहे 20 करोड़ जो है बैकलॉग है, बात सही है, लेकिन तो क्या है, जॉब क्या सरकार में मिल रही है क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि विकास का पर्याय सिर्फ आरक्षण नहीं हो सकता। आप आरक्षण की जो रणनीति है उससे विकास कर या ना कर पाए, लेकिन राजनैतिक दृष्टि से राजीव जी हो सकता है कि आपको फायदा हो जाए, होगा। आप हिंदुत्व को काट लेंगे, हिंदू कंसोलिडेशन को काट लेंगे, आपके तरफ नैरेटिव आ जाएगा और झुझुना लेके सारे गरीब जो है सोचेंगे कि अब नौकरी आ रही है, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या दे पाओगे? एक टीचर का या बिहार पुलिस में नौकरी दे पाओगे? क्या दे पाओगे आप? क्या दे पाओगे बताओ ना, आप क्या दो, क्या दिया है आप? जी अच्छा, अब मैं पॉलिटिकल वाला ले लूं थोड़ा। भाजपा वाले बैठे हुए हैं, भाई साहब आपका तो फंडा ही नहीं क्लियर है कि आप जातीय जनगणना के पक्ष में हो, विपक्ष में हो, कभी हाँ में करते हो, कभी विरोध करते हो, क्या है आपका स्टेटस? नहीं नीरज जी, देखिए जब ये जातिगत जनगणना की बात उठी, हाँ। हम सरकार में नीतीश कुमार के साथ में थे, हमारे विधायक ज्यादा थे, सांसद ज्यादा थे, मंत्री ज्यादा थे, हमारे 2 डिप्टी सीएम थे। हमारी इच्छा से, हमारे सहयोग से जाकर के ये चीजें हो पाई और हम उनके साथ थे, उस दिन भी साथ थे और आज भी साथ है इस विषय पर कि भाई जनगणना करिए। लेकिन 27 मानक थे और 9 मानक थे और 27 बिंदु थे, उसमें सामाजिक आर्थिक सारी बातें की गई थी। लेकिन बात जब होलसोल की जा रही है, पिछले 45 सालों का लेखा जोखा है, नीतीश कुमार जी के पूरे पीरियड की बात आप कर रहे हैं। जब हम सरकार में थे और उद्योग मंत्री हमारी पार्टी के थे तो हमने 2-3 उद्योग भी वहां लगाए, लेकिन नीतीश कुमार जी के पूरे पीरियड में न कोई उद्योग धंधे की बात हुई, न पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात हुई, न किसी भी तरह के किसी रिसोर्सेज पर काम किया गया। सिर्फ नीतीश कुमार जो आदमी 18 साल सर ये मुख्यमंत्री एक दूसरे को कोसना बंद करिए सर। मैं कोसने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सच कहना कोसना है तो इसको कोसना समझ नहीं, उस सच में आप भागीदार थे इसलिए सवाल बार बार आप अलग होते तो मैं पूछ लेता आपसे। क्या डिस्ट्रीब्यूशन का आप मुझे ये बताइए कि जो आज फैसला हो गया है कि कैबिनेट में कि अब आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा बिहार में, आप इससे सहमत है और देश भर में ये साफ करेंगे? अभी चुनाव आने वाला है, ये तो पॉलिटिकल इशू है ना, ये सहमत है आप इससे? हाँ नाम जवाब दीजिए। देखिए सतीश नीरज जी, देखिए सतीश जी साहब वरिष्ठ पत्रकार जो कह रहे हैं कि देने के लिए आपके पास है क्या,
यार ये पहले सोचना चाहिए था ना, जब आप हामी भर रहे थे उनके साथ सरकार में। सतीश जी के कंधे में बंदूक मत चलाइए कि सतीश जी का आप क्या सोचना ये बताइए। आपने पहले हाँ भरी थी तो आप देश भर में कराइए कि भाई आपके पास देने के लिए है क्या। आप दूसरी बात करें केंद्र सरकार की, जब नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 साल पहले आप प्रधानमंत्री की शपथ ली, 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी भारत, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी है भारत। वो कह रहे 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे भारत को। क्या नीतीश कुमार का आपने मेरा सवाल नहीं सुना आपने धनंजय जी। मेरा सवाल ये है कि क्या जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत रूप में, व्यवहारिक रूप में सहमत है, सब जगह कराएंगी वो? आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है वो, यहाँ ना एक जवाब दो ना, गोलमोल बातें मत करो आप। वाजपेयी जी हम लोग साथ में थे, बता तो रहे हैं, हम लोगों ने लिख करके समर्थन दिया है, लगातार समर्थन तो आज ये बोली इसी मंच से कि अभी जो नीतीश जी ने किया है कैबिनेट के फैसले में, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं और ये पूरे देश में होना चाहिए। बोलिए अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए मैं वाजपेयी जी आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि जो भी कार्यक्रम देश की जनता के हक में हो, प्रदेश की जनता का, हम उसके साथ रहे। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है पर इस पर तो चर्चा कर लीजिए। ये नीतीश भाई साहब इस पे चर्चा तो आवाज अड्डा पे हो रही है। आपने राज्य में की होती तो बहुत अच्छी खुशी होती है मुझे कि बिहार में एक आर्थिक चर्चा चल रही है। ये तो आवाज अड्डा में हो रही चर्चा, इसलिए आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। अनिल यादव जी, मुद्दे लपकने में आप भी पीछे नहीं हो। सुनो ना गिरी जी, जाति जनगणना या जाति सर्वे जो भी कह लीजिए, कांग्रेस इसका हमेशा से विरोध करती रही है, लेकिन अब उसने देखा कि राजनीतिक माहौल बन गया तो उसने नीतीश जी का आइडिया लपक लिया। अब राहुल जी कहते फिर पूरे देश में जाते आचरण कराएंगे। थैंक्स टू राजीव रंजन जी कि मुद्दा नीतीश जी का अब लपक लिया कांग्रेस ने। अब वो सब जगह कह रहा मैं ऐसा कराऊंगा। ये राजनीतिक अवसरवादिता है भाई साहब आपकी भी। अनिल जी देखिए पहले तो आपकी बात पे जवाब दूंगा, लेकिन अभी सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ गया। ये कहते हैं कि जी विधानसभा में हम उसके सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसी सर्वे का हाई कोर्ट में पिटीशन दे के विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार ने एफिडेविट लगाया, कहा कि भाई इनको अधिकार ही नहीं है ये जनगणना करने का, ये सर्वे कराने का। तो ये तो इनके सामने आ गया। और 2018 में तो ओबीसी को अलग रख के भाई केंद्र, सुन लीजिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, केंद्र सरकार ने कहा कि ओबीसी को हटा दीजिए, उसके बाद जातीय जनगणना करा लीजिए, क्योंकि ओबीसी से यहाँ पर परेशानी होगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। तो ये तो है दोहरा चरित्र। आपने सीधा सीधा पूछा कि भाई साफ बता दो आप जातीय जनगणना के पक्ष में हो या विरोध में हो, कि नहीं हम पक्ष में नहीं है, विरोध में नहीं है। सीधे सीधे पूछा, उसका जवाब नहीं दो, आप लोग आपस में डिबेट करने लगते हो। अब मैंने पूछा आपसे कि राजीव जी की पार्टी ने एक मुद्दा रखा और दमदारी के साथ रखा, उसको करके दिखाया, आपने लपक लिया। अब आप करो देश भर में कराएंगे। अरे भाई पहले करा देते ना, 14 के चुनाव था, 19 को चुनाव था। राजीव जी सही कह रहा हूं ना मैं? अब लपक लिया इन्होंने आइडिया आपका, अब मैं पूरे देश में कराऊंगा। देखिए पृष्ठभूमि देखेंगे, क्या पृष्ठभूमि क्या देख ले सर? देखेंगे तो आरक्षण तो कांग्रेस ने ही दिया है। बिल्कुल मैं बता रहा हूं ना। आप बताइए 2006 में अर्जुन सिंह जी ने ही तो लागू करवाया ना भाई, मंडल कमीशन को लागू तो 2006 में अर्जुन सिंह। अरे तो जब पिछली बार गणना हुई थी तो उसको कांग्रेस अनाउंस कर देते। सुन तो अब अगर मुझे 10 सेकंड भी नहीं बोलने देंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा? बताइए। 10 सेकंड तो बोलने दीजिए भाई। 2007 में हायर एजुकेशन में किसने प्रावधान लाया आरक्षण के लिए? हम लोगों ने लाया। और आज भी हम कह रहे हैं कि भाई आप ठीक है, आप क्लियर करके स्टैंड करिए ना। हम तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी, हम हर प्रदेश में करा देंगे। और बुरा क्या है भाई? अब ये बताइए, जो समुदाय 60 से 65% है आबादी के हिसाब से, उसका अधिकार कितना मिल रहा है? राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बताया ना, 90 देश चलाने वाले 90 सेक्रेटरी में से कुल 3 ओबीसी समाज से आते हैं। तो उनके अधिकार की बात कर रहे हैं तो बुरा कर रहे हैं क्या? अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात कर लीजिए, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पर सिर्फ 4% प्रोफेसर। अच्छा ये सुने, मुझे ब्रेक लेना है। अनिल जी, अनिल यादव जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। सर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये सारा दिव्य ज्ञान आप लोगों को अभी प्राप्त हुआ है। अब मैं सर मेरे को ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आता हूँ। सारी सरकारों को सब मालूम था, एक ने कराया भी था, डेटा नहीं दिया। अभी अब देखिए, अब आर्थिक ये बिहार की स्टेटस ऑफ इकोनॉमी पे चर्चा करना चाहते हैं, इससे पहले किसी को नहीं याद था। सब उसी समय आता है। मैं पूछ रहा हूँ कि नेहरू जी से लेके अब तक जातीय आरक्षण का विरोध आपने भी किया, बीजेपी भी कर रही थी, सब कर रहे थे। अब अचानक सबको लगने लगा नहीं ये तो करना चाहिए, बहुत जरूरी है। 3 सेक्रेटरी कैसे हो सकते हैं? आपको अभी पता चला कि 3 सेक्रेटरी है वहां पे? ये पॉलिटिकल क्वेश्चन आप लोगों ने बना दिया है, इसलिए इसको प्लीज एक्सेप्ट करिए कि सारे दल मिलकर बिहार की इस दुर्दशा पे उसको ले आए हैं और अब राजनीतिक लाभ के लिए हम दोबारा से ये करना चाहते हैं। तो सतीश जी का मूल प्रश्न खड़ा होता है कि भाई आरक्षण से कैसे विकास होगा, समझाइए। तो उसको कोई समझाने के लिए तैयार नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद फिर चर्चा बढ़ाते हैं आगे।
ASK Automotive Limited now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 268 to rupees 282 per equity share. Offer opens on Tuesday, November 7, 2023. Offer closes on Thursday, November 9, 2023. For risk factors and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated October 30, 2023, which is available on the websites of SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. Say hi to a world where everything is preponed. Every journey, every adventure, every quest. Because Skoda brings you exclusive festive benefits with a range starting at 10.89 lakhs. Skoda. और इन्हीं रिश्तों के रेशों को, ऐसी एहसासों को पिछले 67 सालों से सहजते संवारते आए हैं। ओसवाल सोप ग्रुप, हर रिश्ते का रखे ख्याल। पढ़ सको तो पढ़ लो स्वर्णबंगा, शर्म से लाल हुई मिट्टी की ये परिभाषा। सुनहरे अक्षरों में मैंने तुम्हारे लिए कुछ तराशा है। Celebrate Diwali with Swarnabanga, an exclusive jewelry collection by Reliance Jewels. गोविंद भाई बच्चों को नहीं पढ़ाते, फिर भी सभी उन्हें मास्टर जी कहते हैं, क्योंकि ये हैं सेविंग के मास्टर। पेंट क्यों लगाऊं? ये वाला स्वागत इमल्शन, कम कीमत में घर की शान बढ़ाए, बजट में समाए, घर चमकाए। स्वागत इमल्शन बाय एसडी पेंट्स। Rajnigandha Wires and Cables, connecting people to power. A leading referral healthcare center in Odisha. Hospitals equipped with state-of-the-art facilities. Ashwini Group of Hospitals, the new face of India's healthcare. Sona Saving and Samriddhi, an investor education initiative. सोने में निवेश न सिर्फ ज्वेलरी खरीदकर बल्कि और भी कई तरीकों से किया जा सकता है। ये निवेश न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित है, इनमें रिटर्न्स भी बेहतर मिलता है। गोल्ड में चाहें तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए निवेश कर सकते हैं। अगर चाहें तो गोल्ड ETFs और बॉन्ड्स के थ्रू भी सोने में निवेश कर सकते हैं। तो इस दिवाली आप भी सोने में निवेश कीजिए और समृद्धि की तरफ कदम बढ़ाइए। We move cricket so that cricket moves you. DP World, global logistics partner of the ICC. Smart logistics beyond boundaries. स्वागत एक बार फिर से आपका। चर्चा हो रही है बिहार में, जहां पे जातीय सर्वे के बाद आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया गया है और राज्य की स्थिति पर भी एक रिपोर्ट है जो कि बहुत चिंताजनक है। बहुत कम समय, इसलिए प्लीज़ बहुत छोटे छोटे जवाब मुझे सबसे एक एक चाहिए। संजय जी, क्या अब ये जातीय आरक्षण या आरक्षण कह लीजिए 2024 के लिए एक प्रोमिनेंट मुद्दा है और हर दल इसके इर्द गिर्द आने की उसकी मजबूरी होगी? देखिए नीरज जी, आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसको आप छेड़ दीजिए तो कोई भी राजनीतिक दल उस पर ना नहीं है। ना बोल पाए तो घुमा फिरा करके बोलेगा, लेकिन क्या ये देश के सामने ये सॉल्यूशन है देश के विकास का, या जितनी आबादी उतना हक उसका वो है? दूसरी चीज ये है कि नीतीश जी इस चीज को लेकर के आए जो किसी समय में शरद यादव कहते थे या लालू जी कहते थे। नीतीश जी ने आज उसी विधानसभा में कुछ जो बोला है वो मेरे हिसाब से अत्यंत शर्मनाक है। जो उन्होंने महिलाओं के बारे में कहा या शादी हो जाता है तो काफी ग्राफिक। अरे वो तो छोड़ दीजिए संजय जी, लेट इट बी। अभी उसको छोड़ रहा हूँ मैं। हाँ, ये उस पे मत जाते हैं। एक लीडर के तौर पे मानव स्थिति कहाँ पहुंच गई। मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि अगर जिस समय में आप कहते हैं वो इम्पोर्टेंट इशू है नीरज जी, हमारे नेता हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां से मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ। दूसरी चीज ये है कि एक चीज कही जाती है कि बिहार में बड़ा भेदभाव वाला चीज हुआ। राजीव रंजन जी के लिए मेरा बड़ा सम्मान है, बहुत प्रखर वो वक्ता है, व्यक्तिगत रूप से भी सम्मान है, प्रोफेशनल अलग चीज है। मुझे राजीव रंजन जी एक लास्ट वो वाकया मुझे याद दिला दें जिस समय नीतीश जी बिहार के विकास के लिए तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री से मिलती हैं, विकास के बारे में बात करती है। वो लास्ट कब था जिस समय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास का कोई मसौदा लेकर के प्रधानमंत्री या केंद्र के पास आए? जी राजीव रंजन जी, 24 का मुद्दा सेट कर दिया आप लोगों ने? देखिए, अब
इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, वो जातीय जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। आरक्षण को लेकर के उनका नजरिया क्या है। अब केवल बयानों के जरिए लोगों को गुमराह करने की स्थिति नहीं है, आर पार की लड़ाई है। उन्हें सामने आकर के साफ साफ कहना होगा कि जातीय जनगणना और आरक्षण पर वो साथ हैं या नहीं, पहली बात। और संजय जी की बात, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के सबसे शालीन राजनेताओं में से एक। अगर उनकी बात का वो दूसरा अर्थ संजय जी लगा रहे हैं, उन्होंने सीधी बात कही कि अगर आप शिक्षित हैं तो निसंदेह जनसंख्या को लेकर के आपके जो विचार होंगे वो अशिक्षित लोगों से बेहतर होंगे। शिक्षा से प्रजनन दर का रिश्ता है। विकसित राज्यों में जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो कदम उठाए जाते हैं उनको जनता हाथों हाथ उठाती है। जब आप शिक्षित होंगे तो निसंदेह जनसंख्या को नियंत्रित करने में आपको मदद मिलेगी। उनके कहने का अभिप्राय यही। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, वो निरंतर केंद्र के संपर्क में रहे हैं। लगातार अपनी जो राज्य सरकार की योजनाओं से वो अवगत कराते रहे हैं, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का सवाल हो या जिन मुद्दों को मैंने गिनाया उन पर काफी वो मुखर रहे। और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मुकाबले, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के मुकाबले वो ज्यादा अपने राज्य के विकास के लिए सजग और जी ठीक है राजीव रंजन जी, वो प्लीज उस वाले मुद्दे पे कोई कमेंट ना करें। वो रिलेटेड भी, वो जो उन्होंने कहा है उसके मर्म को समझिए। ठीक है, बात करने के तरीके में हो सकता है किसी को लगे, बट मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। गिरी साहब, आप इशारा कर रहे थे, तैयार हैं इस मुद्दे के लिए? अब ये होगा इश्यू 24 के लिए, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। वाजपेयी जी, जिस तरह से आपने संजय जी को कहा कि उस मुद्दे को छोड़ दीजिए, उसी तरह से बिहार के लोग नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि नीतीश जी बिहार को बकस दीजिए। देखिए, जब भी इस आरक्षण की बात आई है, उसी तरह से कर्पूरी ठाकुर के समय में भी हम साथ थे, मंडल आयोग जब बना तब भी हम साथ थे, और मंडल आयोग की सिफारिश से लागू हुई तब भी हम साथ थे। नीतीश कुमार कहीं गिनती में भी नहीं थे। और आज के डेट में भी हमारे ओबीसी सांसदों की संख्या जितनी है, जिस तरह से है, और हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि अगर आरक्षण की सीमा बढ़ती है तो हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जो आपके सवाल थे कि नीतीश जी लास्ट कब गए हैं विकास की बैठक में, तो उसका जवाब है कभी नहीं, क्योंकि उनको बिहार के विकास में कोई रुचि ही नहीं रही। और अगर आप कह रहे हैं कि बिहार के अन्य मुख्यमंत्रियों से ज्यादा है, तो भाई अगर कई स्टेट यूपी का 7 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है, जिसमें अभी उनके पास 27 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपके यहाँ 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो बता दीजिए। शहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री थे, उन्होंने 3 फैक्ट्रियां ला करके लगाई। आपने कभी कुछ किया हो तो बता दीजिए। नीतीश कुमार की नाकामियों का नजराना नीतीश कुमार पेश कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि राहुल गांधी कह रहे जातीय जनगणना कराएंगे, तो राहुल गांधी अपनी जाति क्या बताएंगे? पहले प्रश्न तो यहाँ पे खड़ा होता है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 अभी कैबिनेट में, उनके पिताजी के कैबिनेट में। जी। अरे सुनो ना, सीरियस भाषा इस पे नहीं जाते। आपके पिताजी की, आपकी मम्मी की कैबिनेट थी, आपकी मम्मी की कैबिनेट। हेलो, रुको, ये डिस्कशन का डिस्कोर्स नहीं है ये, प्लीज ये सब बंद करिए। धनंजय जी रुको यार, ये सब मैंने मना किया था शुरू में कि ये लैंग्वेज नहीं चलेगी, और ना इस तरह में डिस्कशन करना पसंद करता हूँ। जो चुभते हुए सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मुझे उसका जवाब। अनिल जी प्लीज उस पर मत जाइएगा। मुद्दा आप लोगों के हाथ में ये है। मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ, तो ये जो मेरा सवाल है कि 24 का एजेंडा ये चलेगा क्या? मैं देखिए, ये सवाल बहुत गंभीर है, राजीव जी को बार बार चुभ रहा होगा, लेकिन ये सर इसको सोचने वाली बात है। आप बहुत प्रबुद्ध आदमी हैं। अरे धनंजय जी, मैं सवाल अनिल जी से पूछ रहा हूँ, बहुत छोटा जवाब चाहिए मेरे को। ये बहुत एक मतलब अजीब सी स्थिति है सर। आपको आपके राज्य की, बिहार की जीएसटी कलेक्शन 1400 करोड़ हुए, 1500 करोड़। आप सोचिए क्या स्थिति है। मतलब ये, अब मैं कौन दोषी है आप लोग तय करो, लेकिन आप आज इस स्थिति में, बीजेपी भी नहीं है वहाँ की, विपक्ष में बैठे वो फ्री भी का अनाउंस कर दें, हम नहीं कर पाएंगे साहब। बिहार में रेवेन्यू नहीं है, मुश्किल है। अनिल जी छोटा जवाब 30 सेकंड का। आज देश के लिए, सुन लीजिए भाई, आज देश के 85% वर्ग के लिए बहुत बड़ा दिन था। उनके अधिकार की बात हो रही थी, लेकिन आपने डिबेट दूसरे मुद्दे पे डिरेल कर दी। पूरी कोशिश करी गई यहाँ पर डिबेट को, आरक्षण को विकास से कंफ्यूज करने की। पहले तो मैं बता दूं कि आरक्षण से विकास होगा ये सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि सामाजिक न्याय मिलेगा। आज भी समाज में पिछड़ों को, दलितों को नीचे बिठाया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। सामाजिक न्याय का अंतिम उद्देश्य क्या है? देश का अपलिफ्टमेंट है कि नहीं है?
सामाजिक न्याय का अंतिम उद्देश्य क्या है? विकास अरे है, भाई पहले लोगों के जीवन को ऊपर लाना, बराबरी करना, यही है ना? तो तभी होगा ना। पहले तो बराबरी की बात होगी, तभी तो भाई साहब वही तो मैं कह रहा हूं ना, पिछले इतने सालों से आप लोग कर ही तो रहे हो। एक बात और उठी थी, सुन लीजिए वाजपेयी जी, सुन लीजिए, आपने मुझे एक बार भी नहीं बोलने दिया। वाजपेयी जी बीच में एक साथी कह रहे थे कि नौकरी है कहां, देंगे कहां से। मैं आपको बता दूं, थोड़ा पढ़ लीजिए जाके, जितेंद्र सिंह ने खुद संसद में ये बात बताई है कि भाई 9,80,000 तो केंद्र में नौकरियां खाली हैं। आपकी नीयत नहीं है, क्यों नहीं आप उन नौकरियों को, रेलवे में, डिफेंस में, अदर सेंट्रल सर्विसेज में नौकरी पूरी खाली है, लेकिन आप कहते हैं कि भाई नौकरी है ही नहीं तो आरक्षण। जी अरे समय खत्म, एक कमेंट फाइनल सतीश जी का रह जाएगा, फिर सतीश जी का रह जाएगा कमेंट। मैं तो ये कह रहा हूं कि सर सब लोगों को पढ़ना चाहिए, सब लोगों को पढ़ना चाहिए। उतनी नौकरियां आप दे पाएंगे? अभी मैंने एक आंकड़ा दिया आपके सामने, तनख्वाह कैसे दोगे? नौकरी होना और तनख्वाह देना अलग अलग चीज है। सतीश जी संपादकीय आपका? नहीं, मैं संपादकीय नहीं, वही जो सारी डिस्कशन का टिप्पणी कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि अब अंत्योदय के विकास में यह देश की राजनीति और राजनीतिज्ञ जब फेल हो जाते हैं तो आरक्षण का शॉर्टकट अपनाते हैं। एक प्रकार की मैं इसे ठगी मानता हूँ। एम्पावरमेंट जो है, सशक्तिकरण है, आर्थिक नीतियों में बदलाव है, सबके लिए अवसर और आर्थिक विकास, जिसमें आप इंक्लूसिव आप अपने आप को कहते हैं, तो आपको इसी ढंग से होगा। जो नई नीति है, आर्थिक नीति, उसमें वाकई सच में सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की कमी है कि नहीं? आप बहस के लिए कुछ कर ले। मेरा ये आपसे अंतिम बात कहना है, आपने पूछा कि 24-25, नीतीश जी ने निश्चित रूप से 25 का तो इंतजाम कर ही लिया है। हो सकता है उन्होंने अब 24 का भी इस ये वाले जो खेल किया है, जो काम किया है और जो चीज इनिशिएटिव लिया है, उससे उनकी राजनीतिक जमीन बढ़ेगी, हर जगह बढ़ेगी, मैं इसको मानता हूँ। सतीश जी माफी चाह रहा हूँ, खत्म करना है मुझे। देखिए, ये जो इशू था, इसको मैंने शुरू में कहा था कि दो तरह से इसको देखना चाहिए। एक तो राजनीतिक विमर्श अभी चल ही रहा था कि 24 का एजेंडा क्या होगा, कैसे होगा। दूसरा जो रियल विमर्श है, जिसके लिए मैं चिंतित था बीइंग ए फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सब बातें करने से कुछ नहीं होता। मैंने अभी एक आंकड़ा दिया है, एक सिर्फ आंकड़ा आपको दिया है कि बिहार में कोई फ्रीबी का अनाउंसमेंट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने उस तरह के स्टेट को बनाया नहीं। अब इसको आप कंपेयर करिए कि हमको ये नहीं मिला, वो सब ठीक है आपकी बातें, बट एंड रिजल्ट ये है कि वहाँ हर वर्ग का आदमी गरीब हुआ है। 7% लोग ग्रेजुएट हैं, जो थोड़ा पढ़ लिख जाता है वो बिहार से निकल लेता है। ऐसे में सारे राजनेताओं को, सारे दलों को ये सोचने की ज़रूरत है कि दरअसल आप कर क्या रहे हैं वहाँ पे, क्या वाकई सामाजिक न्याय हो रहा है वहाँ पे लोगों के साथ। ये बिहार के लोगों को स्पेशली सोचने की ज़रूरत है, और देश के लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि उनके देश का एक बड़ा राज्य जहाँ 13 करोड़ की जनसंख्या रहती है, वहाँ की स्थिति ये है। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, सोचने वाले आंकड़े हैं, और इस पर मंथन करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।